जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अपडेटेड इंडिया पे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे और एक नए जोश के साथ हम आज का लेक्चर लेने वाले हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास जो है एग्जाम्स की डेट आ चुकी है, यानी कि हमारे पास जुलाई में एग्जाम्स होने ही वाले हैं। तो उससे पहले पहले अपनी रिवीजन एक बार कंप्लीट कर लीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं आपको। ठीक है, एचएपी की जो क्वेश्चंस है वो अपलोड कर दिए गए हैं कि जो जो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आप पढ़ के जाओ, लेकिन उनको मत छोड़ के जाओ कि जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूं इसके अंदर से आपको बहुत सारा पेपर मिलने देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चंस कराऊंगा 100% आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे तो जो भी दोस्त है, ताकि वो भी अच्छे से हमारे साथ जुड़ सके और इस जो वीडियो का है वो लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से। वैसे अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन वो किस तरीके से घुमा के पूछ ले। ठीक है, तो लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, मैं आपको आज वो कराने वाला हूं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में जो आपका पहला टॉपिक आता है, मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आपको सिर्फ टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहला कौन सा है कि जो हमारे पास यूनिट फर्स्ट में जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की है जिसका डेफिनेशन है, तो आपका उसका दूसरा टॉपिक जो है मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है ना, जो एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के लिए जोन जोन सी यूनिट्स होती है ना, जो भी यूनिट्स होती है या फिर जो मेथड्स होते हैं उनको आप मत छोड़ के जाना। ठीक है, ये एक पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद यानी कि जिसका क्राइटेरिया, और उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक बन जाता है यहीं से, वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा है कि हाँ की प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के बारे में बताओ, नहीं, ये डायरेक्ट पूछेगा कि क्राइटेरिया क्या होता है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है उनको चूज करें। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन मोल्ड करके पूछेगा, लेकिन आपको लिखना वही है जो ट्रिक बताई गई है आपको, जो मैंने वीडियो आपको पहले अपलोड की थी कि किस तरीके से आपको करना है, पेपर एग्जाम कंडक्ट करना है। तो उस ट्रिक के साथ और इनको याद करके जाओ। ठीक है, आप पक्का 100% पास हो जाओगे बड़े इजीली। जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं वो ये टॉपिक तो बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। ठीक है, अब इतने जो पहला हमारे पास टॉपिक है उसमें ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा जाता है। हाँ, छोड़ के मत कुछ जाना, लेकिन ये टॉपिक्स बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। ठीक है, ये एंड वाले हैं टॉपिक्स जो कि हाँ कि अब टाइम बचा ही नहीं है तो क्या पढ़ा जाए, तो ये टॉपिक्स जो हैं जो एंड में आपको एक तरीके से रामबाण इलाज आपके लिए होगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो आता है वो टॉपिक हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको नाम है एरर्स। ठीक है, तो जो एरर्स है ना, ये हर साल आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से देखने को मिल ही जाएगा। पुराने क्वेश्चन पेपर उठा लो, चाहे जो मर्जी उठा लो। ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपसे देखने को मिल जाएगा। तो एरर्स की मेन क्या क्या पढ़ने हैं आपको, एक तो सोर्सेज ऑफ एरर पढ़ने हैं कि एरर्स किस किस वजह से आता है। ठीक है, या फिर सोर्सेज पढ़ लो और इसी के साथ इसके टाइप्स भी देख लो यहीं पे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें पढ़ना है मिनिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं एरर को। ठीक है ना, हम मिनिमाइज ही कर सकते हैं एरर को, तो मिनिमाइजिंग ऑफ एरर। ठीक है, ये तीन टॉपिक आपको एरर के नहीं छोड़ के जाने हैं। एरर के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले एरर को डिफाइन करो, जो पूछा गया अगर वो आपको आता है तो वो डिफाइन करो हल्का सा, उसके बाद ये सारे डिफाइन करो। जो पूछा गया है वो जरूर आपको लिख के आना है, उसके साथ साथ जो आपको आता है आप अपना पेज भरने के लिए आपको लिखना ही पड़ेगा। आपको अगर मैंने आपको पहले बताया 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कम से कम 3 पेज यानी कि 1.5 पेज भरना पड़ेगा, और 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 5 पेज यानी कि 2.5 पेज भरने पड़ेंगे, यानी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इतना आपके लिए कंपलसरी है। अप्रोक्स 10 मार्क्स वाले में आप कर सकते हो कि 4 कर सकते हो कि एक पेज पे। हाँ, इसके अंदर एक और चीज है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वो सिंगल बहुत कम पूछता है कि हाँ कि एक ही बारे में पूछ लिया, और क्या करता है कि एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे पहले मैं बता दिया कि हाँ कि फर्स्ट टेल नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, और दूसरा दे देगा कि रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन 5 मार्क्स का वो 5 मार्क्स का वो रहेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हमारा सिर्फ यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फटाफट बढ़ते हैं यूनिट 2 की तरफ। आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट टाइम है, फटाफट आपको रिवीजन भी जरूरत है। चलिए यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि यूनिट 2 को देखते हैं, तो यूनिट 2 में हमारे पास मेनली 2 टॉपिक है, एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और एक नॉन एक्वस टाइट्रेशन। ठीक है, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन जो हमारे पास है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर सबसे पहले जो बहुत बार पूछा गया है वो है इसकी थ्योरीज।
क्या है, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए, इसके ऊपर स्टार डाल लीजिए चाहे, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद इसमें इतना काफी है, बाकी जो इसके ग्राफ्स है ना कि स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ, या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक, वेरी वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड, इस तरीके से इन ग्राफ्स को भी एक बार ऊपर से नजर जरूर मार लेना, ठीक है, क्योंकि ग्राफ्स के बारे में पूछ लेता है कई बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है, क्या आता है हमारे पास, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्या आता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में, ये डायरेक्ट पूछता है, मतलब कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन को इलेबोरेट करो, ठीक है, या फिर उसके जो है एक इसके अंदर इसी का सोलवेंट जरूर याद करके जाना, ये मत छोड़ देना सोलवेंट इसका। अगर नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में पूछेगा तो उसके सोलवेंट के बारे में भी पूछेगा, अगर ना भी पूछे तब भी आपको लिखना है उसके सोलवेंट के बारे में, ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। इसके बाद इसका जो हमारे पास सोडियम बेंजोएट और एफिड्रिन वगैरह वाला है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको इसका बेस पता है तो अगर वो भी आता तो आप इसके थ्रू उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। यूनिट सेकंड में यही है। हाँ, एक क्वेश्चन और आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ पीएच एंड पीकेए आर रिलेटेड, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि पीएच और पीके में क्या रिलेशन है बीच में, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है यूनिट थर्ड, ठीक है, यूनिट 2 में इतना ही है, नोट कर लीजिए फटाफट। तो आ जाइए भैया यूनिट थर्ड पे, यूनिट थर्ड आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। यूनिट थर्ड में हमारे पास जो फर्स्ट है हमारे पास प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइट्रेशन, इसके अंदर आपको 3 नाम देखने को मिलेंगे, मोहर्स, ठीक है, एक देखने को मिल जाएगा वोलार्ड, और एक देखने को आपको मिल जाएगा क्या, फैजान मेथड, ठीक है। तो फैजान मेथड आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फैजान मेथड एक तरीके से आप मान सकते हो पीसीआई का ये एक फेवरेट मेथड हो रहा है, फैजान मेथड बहुत बार पूछा गया है। और अगर मोर और वोलार्ड पूछता है तो इसके बीच में डिफरेंस पूछता है, क्या पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन मोर्स एंड वोलार्ड मेथड, ठीक है, डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा। और हाँ, एक हमारे पास टर्म आती है कि को प्रेसिपिटेशन, क्या आती है, को प्रेसिपिटेशन, और एक आती है हमारे पास टर्म क्या आती है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप जरूर याद करके जाइएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जो हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है उसमें सिर्फ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगे कि ये हमारे सिलेबस से नहीं आ रहा है या फिर ये मतलब कि इनऑर्गेनिक से आ रहा है, जैसे कि हमारे पास एक मेरे हिसाब से मतलब कि अप्रोक्स 19 पता नहीं कब एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि लिमिट टेस्ट बताओ, और लिमिट टेस्ट में क्या पूछा था, क्लोराइड का बताओ, क्लोराइड का, ठीक है ना, एनालिसिस का क्वेश्चन आ गया है, लेकिन ये है किसमें, इनऑर्गेनिक में भी आए, ठीक है ना। तो इसमें ही प्रेसिपिटेशन में आपने सोडियम क्लोराइड का लास्ट में देखा होगा कि सोडियम क्लोराइड की क्या एस्टिमेशन बतानी है, तो उस हिसाब से पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आउट ऑफ सिलेबस तो इसको अटेम्प्ट जरूर करके आइए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस के आपके क्वेश्चन का अगर अटेम्प्ट किया तो ग्रेस मार्क्स 100% मिला जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको अटेम्प्ट किया तो आपको 5+ मार्क्स यानी कि 5 के 5 मार्क्स मिलेंगे अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगली इसी में यूनिट में पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन आपको नहीं छोड़नी है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि क्या होता है इसके अंदर, कैसे है, ठीक है। और इसी के अंदर इसके 2 टॉपिक्स और हैं, वो है इसके कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जरूर याद करना, और एक इसी के अंदर टर्म आती है डीमास्किंग और हमारे पास मास्किंग, ठीक है ना, डीमास्किंग एजेंट और मास्किंग एजेंट, ये भी आप जरूर एक बार याद कर लेना, इनके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्सप्लेन मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट्स यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है। यहां से यूनिट थर्ड ये हो गया। अब यूनिट थर्ड का जो एक पोर्शन और बचता है हमारे पास वो है ग्रेविमेट्री। तो ग्रेविमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार इसको जल्दी नोट कीजिए, रफ कर देता हूं फिर इसको। अब बात करें ग्रेविमेट्री की, तो ग्रेविमेट्री की टाइट्रेशन का प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। जितनी भी आप टाइट्रेशन कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि प्रिंसिपल आप याद करके जाओ, क्योंकि अगर प्रिंसिपल लिखा होता है तो एक एग्जामिनर पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है, प्लस पॉइंट पड़ता है कि हाँ कि बच्चे को कुछ नॉलेज है, ठीक है ना। तो ग्रेविमेट्री का प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके बाद ग्रेविमेट्री का ही एक अलग ही क्वेश्चन आता है, वो आता है हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर जो प्रेसिपिटेशन होती है ना, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, को प्रेसिपिटेशन, ठीक है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके बीच में डिफरेंस याद करना है, तो इसी का है ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन, ठीक है।
ये आपको जरूर याद करने के जाना कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन के बारे में डिस्कस करो, ठीक है। या फिर एक और पूछ लिया जाता है कि प्रिकॉशंस टेक्स व्हाइल वॉशिंग प्रेसिपिटेट। प्रिकॉशंस यानी कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जब हम प्रेसिपिटेट को वॉश करते हैं। टेक व्हाइल वॉशिंग प्रेसिपिटेट्स, व्हाइल वॉशिंग प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इसके बीच में, इसके अंदर से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारी कितनी यूनिट कवर हो गई? 3 यूनिट हमारी कवर हो गई है। तो 3 यूनिट के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम फटाफट 4th यूनिट की तरफ। मैं समझता हूं आप सोच रहे होगे कि इतनी जल्दी जल्दी करा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास भी, और कि आपको रिवीजन भी करना है, फटाफट सारा का सारा पढ़ना भी है एक बार, तो टाइम कम रह गया, इसलिए मैं आपको फटाफट करवा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को बीच में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को स्पेशल कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा। अगर मेरे को लगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत है तो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 का सबसे जो फेवरेट क्वेश्चन पीसीआई का मान सकते हो वो आपके पास क्या है? वो है हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर। क्या है? रिडॉक्स इंडिकेटर। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन आप पीसीआई का मान सकते हो यूनिट 4 से। इस क्वेश्चन के अलावा बहुत कम पूछने का, हाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आइडोमेट्री। आइडियोमेट्री और हमारे पास दूसरी कौन सी है? आइडोमेट्री। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ क्या है, ठीक है ना। यूनिट 4 से ये 2 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी आपको पढ़ना सारा है, जिन बच्चों को टॉप करना है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको छोड़ के जाने ही नहीं है, इनके बीच से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से मैं 100% बोल सकता हूं कि आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। यूनिट 4 से इतना ही है और ज्यादा लेकिन एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको देखना तो इसमें एक डाइक्रोमेट्री, हाँ एक क्वेश्चन रह गया, डाइकोमेट्री, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है डाइक्रोमेट्री जो है, ठीक है। ब्रोमोमेट्री भी होता है, टाइट्रेशन विद पोटेशियम आयोडाइड भी है, लेकिन डाइक्रोमेट्री पूछा गया क्वेश्चन है एक बार, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। तो यूनिट 5 ये एक बार नोट कर लीजिए फटाफट। अब यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको मेन कराने वाला हूं कि कौन कौन से हैं कि हाँ कि जिनसे आ ही सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले कौन सा हमारे पास, कौन सा आता है? हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा कौन सा आता है? कंडक्टोमेट्री। कौन सा आता है? कंडक्टोमेट्री, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या है कि कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन है ना, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो इसकी टाइट्रेशन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है, ठीक है, वो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस भी एक बार देख लेना। जो कंडक्टिव सेल्स की एप्लीकेशन है ना, कंडक्टोमेट्री के अंदर कौन सा आता है? कंडक्टिव सेल। कंडक्टिव सेल की एप्लीकेशन, कंडक्टिव सेल की और कंडक्टोमेट्री की आप बोल सकते हो एप्लीकेशन देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? पोटेंशियोमेट्री, ठीक है ना। तो पोटेंशियोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बन जाता है हमारे पास? इसकी इलेक्ट्रोड्स, ठीक है ना। इसके अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रोड यूज होती है, ठीक है। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है कि जो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है, जो एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होती है ना, अगर आपने सिलेबस ध्यान से पढ़ो तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड होती है एक, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास? दूसरी होती है हमारे पास रेफरेंस, ठीक है ना, जिसको हम रेफरेंस के तौर पे लेते हैं। तो इनके बीच का डिफरेंस भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। एक इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एंड पॉइंट, ठीक है ना। कौन सा होता है? मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग एंड पॉइंट। डिटरमाइनिंग, जो हमारे पास एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने का, डिटरमाइनिंग एंड पॉइंट को जो डिटरमाइन करने की मेथड है वो कौन सा है, ठीक है ना। जो हमारे पास एंड पॉइंट आता है उसको डिटरमाइन करने का एक ये क्वेश्चन हमारे पास बन जाता है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है जो हमारे पास मेटल इलेक्ट्रोड, एक ग्लास इलेक्ट्रोड होती है ना, तो ग्लास इलेक्ट्रोड भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये अलग से 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में बताइए जो हमारे पास कंडक्टोमेट्री में यूज होती है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके हमारे पास पोटेंशियोमेट्री से बन जाते हैं। और अगला एक रहता है हमारे पास कौन सा? एक रहता है हमारे पास पोलैरोग्राफी। क्या रहता है? पोलैरोग्राफी। तो पोलैरोग्राफी के बारे में डायरेक्ट आ जाता है कि एक्सप्लेन पोलैरोग्राफी, ठीक है। इसके प्रिंसिपल पूछ लेता है। और इसमें एक इक्वेशन है, वो कौन सी है? वो हमारे पास इल्कोविक इक्वेशन, हमारे पास नाम से एक इक्वेशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी मत छोड़ के जाएगा। और इसमें एक हमारे पास ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड है। कौन सी है? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। अगर आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता होगा ना कि हमारे पास मतलब कि ये किस टॉपिक से है,
तो इक्वेशन कौन सी होगी, इल्कोविक इक्वेशन। और एक ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड जो होती है हमारे पास, ये भी इसके अंदर क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। अब जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे पास मतलब कि अगर आपको पता है ये कि किस टॉपिक से आया है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि मैंने जैसे रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पूछ लिया, ठीक है, एप्लीकेशन, लेकिन आपको आती है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड के बारे में, तो आप पोलैरोग्राफी की हेडिंग डालो, ठीक है। आपको बताना है कि पोलैरोग्राफी क्या है, कि दो हमारे पास क्या है, एक ड्रॉपिंग मरकरी है और एक हमारे पास कौन सी है, रोटेटिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। इसलिए मैंने आपको बोला कि सिलेबस सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, याद करना। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है कि हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, तो वो जरूर जाके देख के आइएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया गया कि कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो चीज, वो ट्रिक पता होगी तो आप इजीली पेपर, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्ट कर सकते हो। जितने आप मैं टॉपिक्स बता रहा हूं इनको पढ़ के भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, ये ड्रॉपिंग मरकरी के बारे में आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे। अगर आपको पूछा गया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बारे में, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करना है, लेकिन जितना आपको उसके बारे में पता है उसको एक्सप्लेन करने के बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि जो आपका मैटर है वो थोड़ा सा बल्कि दिखे, यानी कि जो मैटर है वो थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है। इसी के साथ हमारी 5th यूनिट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो है सोर्स ऑफ इंप्योरिटीज, ठीक है ना, कि हमारे जो इंप्योरिटीज के सोर्स है ना, यानी एरर्स होते हैं या फिर जो इंप्योरिटीज होती है, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में कैसे होती है, कौन कौन से सोर्स है हमारे पास, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, कंसेप्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इट एप्लीकेशन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप मतलब कर जाइएगा। और हाँ, एक कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में, जो मैंने आपको अभी बताया ना, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में, ठीक है, इसमें एक चीज और नोट कर लीजिए, इसके अंदर हमें एक चीज और करके जानी है, वो क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन है उसके अंदर बफर सॉल्यूशन का क्यों यूज होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में बफर सॉल्यूशन का यूज होता है, तो ये क्यों होता है, ये वाई के क्वेश्चन पे पूछ लेता है, ठीक है। तो हमारे पास आज ये हो गए एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे ही जो बचे दो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स के, और दूसरा हमारे पास जो सब्जेक्ट बचा है, मैं आपको उसके भी आने वाले 1 या 2 दिन में आपके दे दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको मत छोड़ के जाइएगा। बाकी अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन या कुछ भी इंपॉर्टेंट मतलब कि चाहिए हो, या फिर किसी चीज के बारे में डाउट हो, तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए ताकि वो भी पास हो सके। अगर आप एक सच्चे दोस्त हो तो आप जरूर शेयर करोगे, नहीं तो फिर दोस्त नहीं हो आप, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।